हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज इंस्टीट्यूट में। यूनिट 1 की आज हमारी क्लास नंबर 7 है। जो टॉपिक अपना चल रहा है भारत की सांस्कृतिक विरासत, इस टॉपिक की क्लास है 7, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सल्तनत और मुगल कालीन चित्रकला। कुछ दिनों से कुछ स्वास्थ्य संबंधित कारणों से आपके लिए मैं क्लास नहीं ले पाया था, परंतु हम फिर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पाल चित्रकला को पढ़ा था। आज की जो क्लास है इसमें हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। चलिए तो करते हैं शुरुआत। कला प्रारूप के अंतर्गत जो चित्रकला हम पढ़ रहे हैं, तो इस चित्रकला नामक टॉपिक में आज हम बात करने जा रहे हैं सल्तनत कालीन चित्रकला की। ठीक है, तो देखते हैं आखिर में सल्तनत काल में चित्रकला का क्या फॉर्मेट था, क्या स्वरूप था सल्तनत काल में चित्रकला का। तो देखो स्टूडेंट, सामान्यतः सल्तनत काल को भारतीय चित्रकला के पतन का काल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है भारत में जो चित्रकला का निरंतर विकास हो रहा था, पाल शासकों के समय जो चित्रकला का नया स्वरूप हमें देखने को मिला, या हम यूं कहें कि बौद्ध कालीन जो गुफाओं में चित्र बने हैं, और जिस प्रकार से भारत में चित्रकला के नए आयाम लिखे जा रहे थे, जिस प्रकार से भारत में चित्रकारी में नित नए काम हो रहे थे, सल्तनत काल आते आते उन कामों में रुकावट आई। जो चित्रकला का विकास था वह एक प्रकार से अवरुद्ध हो गया सल्तनत काल में। इस अवरोध का जो कारण माना जाता है वह यह माना जाता है कि सल्तनत काल में जो चित्रकला का पतन हुआ, उसके पीछे के कारण थे कुरान में दी गई व्यवस्था। कुरान में ये लिखा है कि किसी मनुष्य, पशु पक्षी या फिर जीवधारी का जो है चित्र बनाना प्रतिबंधित है। तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः सल्तनत कालीन जो शासक थे, उन्होंने कुरान में लिखी इन बातों को अच्छे से फॉलो किया। कुरान में लिखी इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चित्रकारी को उतना प्रमोट नहीं किया, चित्रकारी को उतना संरक्षण नहीं दिया। फिर भी सल्तनत काल एक बहुत बड़ा काल रहा। तो उस काल में कुछ शासकों द्वारा चित्रकारी से संबंधित कुछ काम किए गए। हम यूं कह सकते हैं कि सल्तनत काल के भी कुछ चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। सल्तनत काल के चित्रों की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट एक बात आप समझिएगा कि सल्तनत काल के जो चित्र थे या सल्तनत काल की जो चित्रकारी थी, उस चित्रकारी में भारतीय प्रभाव तो था ही था, परंतु साथ ही साथ हमें अरबी प्रभाव देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, याद रखिएगा, एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है कि सल्तनत सल्तनत काल के चित्रों में अरबी प्रभाव है ना, अरबी प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, तो फिर भी इस काल के चित्रकला के कुछ प्रमाण हमें मिले हैं। इस काल की चित्रकारी का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है वह मिलता है वेहाकी द्वारा रचित गजनवियों के इतिहास में, है ना। वेहाकी द्वारा रचित जो गजनवियों का इतिहास है, उसमें हमें सल्तनत कालीन चित्रकला के विषय में कुछ प्रमाण मिलता है। तो अगर एग्जामिनर प्रश्न कर ले आपसे कि सल्तनत कालीन चित्रकला के शुरुआती प्रमाण किस ग्रंथ में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, आपको उत्तर हो जाएगा गजनबियों के इतिहास में। वेहाकी द्वारा रचित जो गजनबियों का इतिहास है, हमें उसमें सल्तनत कालीन चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। अगर हम सल्तनत काल के और भी चित्रकला से संबंधित बातों को देखें, तो दिल्ली सल्तनत के काल में शाही महलों में, शाही अंतःपुरों में और मस्जिदों से जो भित्ति चित्र है ना, मतलब जो दीवारों पर जो चित्र बने होते हैं उन्हें भित्ति चित्र बोलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में शाही महलों, अंतःपुरों और मस्जिदों में भित्ति चित्रों के वर्णन हमें प्राप्त हुए हैं कि भित्ति चित्र जो हैं मस्जिदों में, महलों में बनाए जाते थे। इस प्रकार के हमें वर्णन मिलते हैं। इन भित्ति चित्रों में मुख्यतः फूलों, पत्तों, पौधों आदि का चित्रण हुआ है। जैसे हम देखते हैं ना, आप कहीं मंदिर वगैरह गए हो या कहीं पर भी आप प्राचीन महल वगैरह घूमने जाते हो, या कोई भी आज वर्तमान की भी कोई बंगले वगैरह हो, तो आप देखिएगा कि उन दीवारों पर अच्छी सी पेंटिंग की जाती है ना।
लोग घरों को सजाने के लिए कई प्रकार की पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, है ना। तो सेम उसी प्रकार की पेंटिंग्स हमें उस समय भी भित्ति चित्रों में देखने को मिलती हैं, जहां पर फूल पत्ती, है ना, इस प्रकार की डिजाइन जो है लोग बनाते थे। इस प्रकार की डिजाइन जो है उस समय बनाई जाती थी। इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का शासक था, तो इल्तुतमिश के समय भी हमें चित्रों के संदर्भ प्राप्त होते हैं। मतलब इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश के समय चित्रकारी होती थी एक खुले तौर पर, या हम यूं कहें कि उसने एकदम आप बढ़ चढ़कर उस चित्रकारी को संरक्षण नहीं दिया, परंतु उसके शासन काल में हमें चित्रकारी के कुछ संदर्भ प्राप्त होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इस अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हमें भित्ति चित्र तथा वस्त्रों पर चित्रकारी और अलहकृत पांडुलिपियों पर लघु चित्र प्राप्त होते हैं, है ना। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसके समय के भी हमें चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। और सल्तनत काल में हम भारतीय चित्रकला पर पश्चिमी और अरबी प्रभाव भी देखते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि सल्तनत काल की जो चित्रकला थी, उसकी जो विशेषता थी कि भारतीय चित्रकला पर हमें अरबों का या अरबी चित्रकला का, अरबी कला का प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखो 1353 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके समय का एक ऐसा चित्र हमें प्राप्त हुआ है जिसमें एक संगीत गोष्ठी, है ना, एक संगीत सभा है ना, जिसका चित्रण किया गया है, तथा स्त्रियां जो है सुल्तान के समक्ष वीणा और सितार बजा रही हैं, और उनमें से एक स्त्री जो है वो शराब का प्याला सुल्तान को पकड़ा रही है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का एक चित्र जो है हमें प्राप्त हुआ है ना, जिसमें एक संगीत गोष्ठी को चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। एग्जामिनर इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि सल्तनत काल में किस शासक के काल का ऐसा चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक संगीत गोष्ठी है तथा एक स्त्री जो है शराब का प्याला सुल्तान को पकड़ा रही है। इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। संभवतः यह चित्रकार शाहपुर द्वारा बनाया गया था, है ना। जिस चित्र की अभी हमने बात की ऊपर, ये चित्र जो है संभवतः चित्रकार शाहपुर की कृति थी, शाहपुर द्वारा इसे बनाया गया था। इसके अतिरिक्त चित्रकारी के कुछ अवशेष सल्तनत कालीन हमें मिलते हैं, जिनमें कुर्सी, मेज, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, पताका, कढ़ाई, है ना। कढ़ाई के जो वस्त्र होते हैं ना, कपड़ों पर जो कढ़ाई की जाती है, तो कढ़ाई के वस्त्र आदि पर हमें सल्तनत कालीन जो है वो चित्रकारी देखने को मिलती है, कि सल्तनत काल में भी कुर्सी पर, मेज पर, अस्त्र शस्त्र पर, वस्त्रों पर, है ना, जो है पेंटिंग चित्रकारी जो है वो की जाती थी। फूल पत्ती की डिजाइन वगैरह इन पर बनाई जाती थी। मतलब हम यूं कहें कि सल्तनत काल चित्रकला का जो कि पतन का काल रहा, चित्रकला के विकास का अवरुद्ध काल रहा, फिर भी उस काल में छुटपुट छुटपुट चित्रकारी जो होती थी, उस काल से संबंधित भी हमें कुछ प्रमाण जो है वो देखने को मिलते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किए, जहां से प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। अब सल्तनत काल के पश्चात, सल्तनत काल के साथ, सॉरी, सल्तनत काल जो था, उस सल्तनत काल के साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश में भी एक मालवा सल्तनत अ, का उद्भव हुआ था। आपने अगर मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि किस प्रकार से मालवा में एक मुस्लिम सल्तनत जो है वो स्थापित होती है। जब दिल्ली में सल्तनत काल था, उस समय मालवा में भी एक मालवा सल्तनत जो है वह स्थापित हुई थी। तो उस मालवा सल्तनत के समय मांडू जो है वह चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था, है ना। मतलब एग्जामिनर अगर आपसे प्रश्न करे कि सल्तनत काल में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र था, तो सल्तनत काल में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर चित्रकला का प्रमुख केंद्र था? आपका जो उत्तर होगा वह होगा मांडू। मांडू में जो चित्रकारी होती थी उसमें जो फेमस थी वह थी पांडुलिपि चित्रकला, है ना। मांडू में पांडुलिपियां, है ना, बनती थी। ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, राजपत्र पर, मैंने पाल शैली में आपको बताया था, है ना, कि किस प्रकार से पांडुलिपियां बनाई जाती थी। तो इन भोजपत्र या ताड़पत्र पर क्या किया जाता था, चित्रों को बनाया जाता था, उनके पास में लेख लिखे जाते थे, ताकि लोग जो है उन पांडुलिपियों को पढ़कर, उन चित्रों को देखकर सारी चीजों को समझ सके, है ना। तो पांडुलिपि जो है मांडू की विशेषता थी। मांडू से प्राप्त जो पांडुलिपियां प्राप्त हुई है मांडू से, उनमें नीमत नामा, है ना, नीमत नामा
नाम की जो पांडुलिपि है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, निमतनामा, जो कि नसरुद्दीन शाह द्वारा लिखी गई थी, है ना। निमतनामा में चित्र बने हुए हैं, लेख भी लिखे हुए हैं। निमतनामा जो है ये एक व्यंजन शास्त्र की किताब है। व्यंजन वो स्वर व्यंजन वाला व्यंजन नहीं। व्यंजन मतलब वो जो खाने की चीजों को हम व्यंजन बोलते हैं ना, है ना। मतलब आप यूं बोल सकते हो कि निमतनामा जो थी एक उस समय की प्रसिद्ध कुकिंग बुक थी, है ना, जिसे नसरुद्दीन शाह द्वारा लिखा गया था निमतनामा को। इस निमतनामा में शिराजी पेंटिंग की जो तुर्क शैली है और मुगल पूर्व भारत की जो चोरा पंचाशिका शैली है, इन दोनों का यूज करते हुए चित्रों को बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से परीक्षक जो है वो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब ये चोरा पंचाशिका शैली क्या होती है, तुर्क शैली क्या होती है, मैं आपको जब हम पूरा पढ़ लेंगे इस चित्रकारी को, उसके बाद मैं आपको चित्रकारी की शैलियां बताऊंगा, जिसमें राजपूत शैली, जैन शैली, पश्चिमी शैली, पूर्वी शैली, सब हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे उनमें। तो उनमें मैं आपको वहां पर चोरा पंचाशिका शैली पर भी बताऊंगा कि आखिर में चोरा पंचाशिका शैली होती क्या है। ठीक है, तो चोरा पंचाशिका शैली के माध्यम से निमतनामा में चित्रों को बनाया गया था। ठीक है, तो ये सल्तनत कालीन चित्रकला हुई, सल्तनत कालीन चित्रकारी हुई। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सल्तनत काल के पश्चात भारत में जो नया काल आता है, सल्तनत काल के पश्चात, लोधी वंश की समाप्ति के पश्चात भारत में जो सत्ता स्थापित होती है वह स्थापित होती मुगलों की, है ना। मुगल शासक बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। आप भारत के इतिहास में इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो यदि हम मुगल कालीन चित्रकला की बात करें कि आखिर में मुगलों के समय, है ना, ये सल्तनत काल की बात हुई। यदि हम मुगल कालीन चित्रकला की बात करें कि आखिर में मुगल काल में चित्रकला का स्वरूप कैसा था, मुगल काल में चित्रकारी कैसी थी, है ना। अगर हम मुगल काल की बात करें तो देखो स्टूडेंट, मुगल काल के जितने भी शुरुआती शासक हुए, है ना, या मैं यूं कहूं कि मुगल काल के जितने भी शुरुआती प्रमुख प्रमुख शासक हुए, उन सब ने चित्रकला को भरपूर संरक्षण दिया, या चित्रकला की विकास हेतु भरपूर योगदान उन शासकों ने दिया। मुगल काल में जो चित्रकला थी उसकी शुरुआत हमें बाबर के समय से ही देखने को मिलती है। बाबर ने चित्रकला का विरोध नहीं किया, चित्रकारी को बाबर ने भी प्रमोट किया, परंतु बाबर का शासनकाल बहुत छोटा था, है ना। क्योंकि बाबर प्रथम शासक था, तो उसका जो शासनकाल रहा जनरली सेटअप नहीं हो पाया, लड़ाई झगड़ों और इनमें ही उसका पूरा जो शासन, मतलब उसका जो पूरा शासनकाल था वो समाप्त हो गया। बाबर के पश्चात हुमायूं आया। हुमायूं भी आपको पता है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया था, और हुमायूं जो है पुनः मुगल सत्ता स्थापित करता है ना। उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आती है मुगल वंश में, है ना। बाकी बाबर और हुमायूं के समय जो है मुगल वंश जो है वो अनस्टेबल ही था। और आप सब जानते हैं कि जब हमारा राजपाट ही अनस्टेबल है तो हम कैसे अन्य विषयों पर सोच सकेंगे, है ना। जब हम अ, जीवन में अनस्टेबल हो, है ना, फाइनेंशियल या और भी चीजों को लेकर, तो हम दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम सबसे पहले लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो मुगलों के साथ भी यही था। बाबर चित्रकला को प्रमोट करने वाला था, मतलब चित्रकला का उसने प्रमोशन किया, है ना, चित्रकला के वो विरोध में नहीं था, परंतु शासन उतना उसका लंबा नहीं रहा कि वो इस चित्रकला के विषय में और भी अपना योगदान दे पाए या दे सके। हुमायूं शुरू में अनस्टेबल रहा, लेकिन जब हुमायूं भी स्टेबल हुआ तो स्टेबल होने के पश्चात उसने भी चित्रकारी को या चित्रकला को प्रमोट करना या संरक्षण देना शुरू किया, है ना। तो हमें मुगल काल की चित्रकला या मुगल काल की हम चित्रकला की बात करें तो वो विकसित होना जो शुरू हुई वह हुई हुमायूं के शासनकाल से। मतलब बाबर ने भी चित्रकला में काम किया, बाबर भी चित्रकला के खिलाफ नहीं था, है ना, परंतु हुमायूं के शासनकाल में जब स्टेबिलिटी आई तो उसने इस चित्रकला के विकास में अपना योगदान दिया, है ना। तो हुमायूं के शासनकाल में यह मुगल चित्रकला जो है यह विकसित हुई। हुमायूं के साथ भारत आए दो चित्रकार। हुमायूं जब पहली बार तो चला गया था, लेकिन जब वापस हुमायूं लौट कर आता है ना, तो उस समय उसके साथ दो चित्रकार
अब्दुल समद और मीर सैयद, दो चित्रकार भारत जो हैं आए थे और इन दोनों का विशेष योगदान रहा मुगल चित्रकला के विकास में। ठीक है, और इसने निगार खाना की भी स्थापना करवाई थी। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने निगार खाना की स्थापना करवाई थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। निगार खाना मतलब कि आप बोल सकते हैं पेंटिंग स्कूल, चित्रशाला, है ना, पेंटिंग स्कूल चित्रशाला अर्थात कि निगार खाना। ठीक है, हुमायूं के पश्चात उसका पुत्र अकबर शासक बनता है। अब अकबर के शासन काल में चित्रकला का क्या फॉर्मेट था, अकबर के शासन काल में चित्रकला का क्या स्वरूप था, क्या प्रारूप था, इस पर हम बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अकबर ने चित्रकारी को भरपूर प्रमोट किया। हम अगर मुगल चित्रकला का संस्थापक कहें और वो संस्थापक अकबर को कह दें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अकबर ने मुगल चित्रकला को स्थापित करने में, मुगल चित्रकला को एक नया आयाम प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अकबर ने योगदान दिए। अबुल फजल कहता है कि अकबर की जो शाही चित्रशाला थी उसमें 100 से भी ज्यादा चित्रकार थे, है ना, 100 से भी ज्यादा चित्रकार जो हैं अकबर की शाही चित्रशाला में थे। अकबर के पास, अकबर ने जो चित्रकारी शुरू की तो उसकी जो पहली परियोजना थी कि भाई हमें इस इन चित्रों को बनाना है या हम जो है इन चित्रों को बनाएंगे, है ना, तो वो जो सबसे पहली उसकी जो परियोजना थी वो तूतीनामा थी, है ना। ये भी आप याद रखेगा कि अकबर द्वारा शुरू की गई सबसे प्रारंभिक पेंटिंग परियोजना जो है वह तूतीनामा थी, ये जो कि 52 भागों में विभाजित थे। तूतीनामा एक तोते की कहानी है ना, जैसे आपने सिंहासन 32 सुनी होगी ना, कि जिसमें सिंहासन पर जो 32 पुतलियां होती हैं वो एक एक करके राजा को कहानियां सुनाती हैं। तो सेम उसी प्रकार से, मतलब सेम उसी तरह से यहाँ पर भी एक तोता होता है और जो 52 कहानियां जो है सुनाता है ना, तोते के द्वारा सुनाई गई कहानियों का इसमें पूरा उल्लेख है तूतीनामा में, है ना। 52 कहानियां हैं, 52 भागों में ये तूतीनामा जो है यह विभाजित थी और अकबर ने इसे इस तूतीनामा जो कहानी थी उसकी पेंटिंग जो है अकबर ने सबसे पहले शुरू करवाई थी। देखो, अब यहाँ पर एक अब बात को समझो। अकबर तूतीनामा, तूतीनामा जो कि कहानी है, अकबर प्राचीन कहानियों की पेंटिंग करवा रहा है। आगे भी यदि हम अकबर के द्वारा करवाई गई पेंटिंग की बात करेंगे तो हम यह देखेंगे कि अकबर द्वारा जो कहानियां, जो कथाएं, है ना, जो प्राचीन स्टोरीज रही, उन स्टोरीज को अकबर ने क्या किया, चित्रित करवाया, अकबर ने उनकी चित्रकारी करवाई। ठीक है, तो अकबर द्वारा जो चित्रकारी करवाई गई उस चित्रकारी की जो विषय वस्तु थी वह विषय वस्तु प्राचीन कहानियां थी। अकबर ने प्राचीन कहानियों के चित्र बनवाए। इसके पीछे कारण ये भी बताया जाता है कि अकबर को बड़ा इंटरेस्ट था प्राचीन कहानियों को सुनने में, प्राचीन कहानियों को पढ़ने में, परंतु पढ़ना वो जानता नहीं था, है ना। अकबर के विषय में कहा जाता है कि वो अनपढ़ था। तो जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट तो है पढ़ने में, परंतु पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अगर उनको आप चित्र दिखाओगे ना तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आएगा उन चित्रों को देखने में। तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर की विशेष रुचि थी उन प्राचीन कहानियों के चित्रों को बनवाने में, है ना। अकबर उन प्राचीन कहानियों के चित्र बनवाता था और उन चित्रों को देखकर वो उस पूरी कहानी को समझता था कि हाँ इस प्रकार से पूरी चीजें हो रही है ना। जैसे हम कहीं क्रिकेट की कमेंट्री जो है वो रेडियो में सुने और टीवी में पूरा मैच देखें तो टीवी में मैच देखने में हमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो सेम उसी प्रकार से अकबर किसी से उस कहानी को सुने और उस कहानी को वो किसी चित्र के फॉर्मेट में, किसी पांडुलिपि में देखें तो उसमें उसको ज्यादा इंटरेस्ट आता था। तो उसने बहुत सारी कहानियों का चित्रण करवाया जिसमें तूतीनामा उसकी सबसे पहली परियोजना थी। इन चित्रकारों में फारसी और भारतीय दोनों सम्मिलित थे, है ना। अकबर के शासनकाल में जो चित्रकला का काम हो रहा था उसमें भारतीय चित्रकार भी थे और फारसी चित्रकार भी थे। तो भारतीय और फारसी चित्रकला का यहाँ पर हमें संगम देखने को मिलता है। आगे जब यूरोपियों का आगमन होगा तो कहीं ना कहीं यूरोपीय शैली भी हमें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। तो मुगल शैली की जो चित्रकारी थी उसमें
फारसी और भारतीय दोनों ही जो चित्रकलाएं थी उन चित्रकलाओं का यह संगम थी। इसमें हम यूरोपीय कला को भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यूरोपीय, फारसी और भारतीय, इन तीनों ही चित्रकला शैलियों का जो संगम था वह था मुगल शैली, वह थी मुगल शैली। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि इन दोनों कलाओं के मेल जोल से चित्रकला का नया प्रारूप तैयार हुआ, है ना, जिसे हम मुगल चित्रकला कहते हैं, है ना। क्योंकि एक भारतीय कलाकार है और एक फारस का कलाकार है, जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पर, है ना, तो बिल्कुल हमें उस प्रोजेक्ट में दोनों ही कलाकारों के लक्षण देखने को मिलेंगे, है ना। भारतीय कलाकार भी कुछ अपनी बातें उसमें करवाएगा और जो फारसी कलाकार है वो भी अपनी कुछ चीजें उसमें ऐड करवाएगा। मतलब दोनों के द्वारा एक नई जो शैली है उस शैली का उद्भव या जन्म हुआ। ठीक है, अकबर द्वारा सर्वप्रथम हमजा नामा का चित्रण करवाया गया था, जो उसके पिता की कलात्मक विरासत थी। हमजा नामा, जो ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के जो चाचा थे उनकी वीरताओं की गाथा है यह हमजा नामा, है ना। तो हमजा नामा जो है हुमायूं ने शुरू करवाई थी, है ना। परंतु हुमायूं की मृत्यु जो है वह एक एक्सीडेंट में ही, आप सबको पता है कि हो जाती है ना। कम उम्र में ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है ना। तो जो उसके पिता की जो विरासत थी हमजा नामा, है ना, जो हुमायूं पूर्ण नहीं करवा पाया था वो अकबर जो है उसको पूर्ण करवाता है ना। तो अकबर ने सबसे पहले हमजा नामा का चित्रण करवाया था, जो उसके पिता की कलात्मक विरासत थी, है ना। और अकबर ने जो परियोजना पहले शुरू की थी वो तूतीनामा थी। अकबर द्वारा कई सारे हिंदू ग्रंथों का भी चित्रण करवाया गया। उसने महाभारत, है ना, आदि जो हिंदू ग्रंथ थे उनका भी अकबर ने चित्रण करवाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद तथा चित्रण रज्मनामा के नाम से हुआ। और रज्मनामा अर्थात कि महाभारत के जो चित्र बनाए थे वो दसवंत नामक चित्रकार के निरीक्षण में संपन्न हुए थे। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि उन्होंने बनवाए थे। ठीक है, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट था कहानियों के चित्र बनवाने में। गोवर्धन और मिस्किन जैसे चित्रकार उसके दरबार में उत्कृष्ट चित्रकार थे, है ना, गोवर्धन और मिस्किन। अकबर के शासन के उत्कृष्ट चित्रों में एक मेडोना और चाइल्ड का चित्र है, जिसे भारतीय परिवेश से जोड़कर बनाया गया। मेडोना और चाइल्ड का जो चित्र है वह यूरोपीय संस्कृति, या हम यूं कहें कि यूरोप में यूरोपीय क्रांति जो हुई है उसमें मेडोना और चाइल्ड का चित्र, जो कि एक मानवता को दर्शाता है, बड़ा इसका वहां पर प्रचलन है। आप इस चित्र में देख भी सकते हैं, ये मेडोना और चाइल्ड का चित्र, ये आपने कई बार कई घरों में या कहीं पर भी आपने इस चित्र को देखा होगा, है ना, जिसमें मेडोना और चाइल्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो मेडोना और चाइल्ड का जो चित्र था, ये अकबर के शासनकाल में भारतीय परिवेश में बना था। आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, एक लेडी है जिसके पास एक बच्चा है और आसपास जो पूरा परिवेश है, मतलब इस लड़की के जो कपड़े हैं, है ना, इस लड़की का जो स्वरूप है, आसपास का जो पूरा परिवेश है वो पूरा का पूरा भारतीय है ना। तो ये इसके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण चित्र बताया जाता है, मेडोना एंड चाइल्ड का। ठीक है, अकबर के पश्चात जो अगला शासक बना वह बना जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने विकास के चरम पर पहुंची। जहांगीर को भी अपने पिता की भांति बड़ा इंटरेस्ट था चित्रकारी में। पिता को जब इंटरेस्ट है चित्रकारी में, तो संभवतः बेटे को भी इंटरेस्ट होगा, है ना। जरूरी नहीं, पर हम मान सकते हैं कि यार पिता से कुछ तो सीखेगा। तो अकबर जब अपने लिए चित्रशाला स्थापित कर रहा था, उस समय जहांगीर ने भी अपनी खुद की एक चित्रशाला स्थापित की थी आगरा में। हाँ, जहांगीर जो है वो भी अपनी खुद की एक चित्रशाला बनवाता है ना। ठीक है, तो जहांगीर ने चित्रकला के उत्कर्ष में बहुत सारे काम किए। अगर हम जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिसनदास, मंसूर, अकारीजा, अबुल हसन, ये जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल में। मंसूर जो था ये पक्षी चित्रों का विशेषज्ञ था, जबकि अबुल हसन जो है ये मानव चित्रों के विशेषज्ञ थे। ये प्रश्न एक दो बार पूछा भी गया है। चलिए, अकबर के शासनकाल में जहां चित्रों की मुख्य विषय वस्तु युद्ध के दृश्य, छवि चित्रण, कहानियों और आख्यानों के चित्रण थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अकबर जो चित्र बनवाता था वो कहानियों के, आख्यानों के, है ना, आख्यानों के
या युद्ध के, है ना, जैसे रजमनामा महाभारत के चित्र, है ना, या वो छवि चित्र बनवाता जैसे मेडोना एंड चाइल्ड का, है ना। तो ये उस समय अकबर की विशेषता थी चित्रण की। जबकि जहांगीर के काल में यह विषय वस्तु बदल गई। जहांगीर अब भव्य समृद्ध दरबार के चित्र बनवा रहा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, शारीरिक लक्षण, है ना, आदि के चित्र बनवा रहा है। मतलब जहांगीर जो है अब जो चित्रकारी करवा रहा है, उस चित्रकारी की विषय वस्तु भव्य समृद्ध दरबार, पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना, या खुद का जो चित्र हो गया, है ना, इस प्रकार के चित्र जो है अब, है ना, मतलब वैसे चित्र जो जहांगीर का चारित्रिक लक्षण प्रकट करे, है ना, इस प्रकार के चित्र जो है वो जहांगीर बना रहा है। मतलब विषय वस्तु बदल चुकी है। अकबर के समय की विषय वस्तु चित्रों की अलग थी और जहांगीर के शासनकाल की जो विषय वस्तु है चित्रों की ये अलग है। ये आपको समझना है अंतर। अबुल हसन द्वारा जहांगीर का सपना एक चित्र बनाया गया। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर जो है दिन रात एक सपना देखता था और जहांगीर का सपना ये था कि वो फारस पर कब्जा करे, है ना। तो अबुल हसन ने ये चित्र बनाया था जिसमें फारस के शासक शाह अब्बास जहांगीर के साथ खड़े हैं। एक मिनट, एक मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, तो जहांगीर का सपना, है ना, यह जो चित्र था अबुल हसन की कृति था और इस चित्र में जहांगीर के साथ फारस के शासक शाह अब्बास को खड़ा बताया है। अब इस चित्र में आप देखें कि ये जो जहांगीर है इसके साथ जो शाह अब्बास खड़े हैं, ये शाह अब्बास कितनी दयनीय अवस्था में खड़े हैं कि बहुत डर रहे हैं, है ना, बहुत घबरा गए हैं। और जहांगीर जो है इनको गले लगा रहा है, जहांगीर जो इनको शरण दे रहा है ना। ये जहांगीर का सपना था। तो जहांगीर के इस सपने को चित्रित किया अबुल हसन ने, है ना। जहां पर आप जहांगीर को देख सकते हैं, एक शेर पर खड़ा है ना। शेर पर खड़ा होना मतलब वीरता का प्रतीक कि भाई बहुत वीर है ना, जो कि शेर पर बैठा हुआ है ना। और जो शाह अब्बास हैं ये भेड़ पर खड़े हुए हैं, है ना। अर्थात कि ये कमजोर हैं जहांगीर के मुकाबले, है ना। जहांगीर जो कि फारस पर कब्जा चाहता था, है ना, ये उसका सपना था। तो इस सपने को अबुल हसन ने चित्र के माध्यम से प्रकट किया था। जहांगीर के समय को हम चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, है ना, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला में बहुत सारी चीजें नई हुई, बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी को लेकर, रंगों को लेकर, है ना, चित्रकारी की जो विषय वस्तु है उसको लेकर बहुत सारे काम यहाँ पर हुए। और जहांगीर जो कि अकबर के समय से ही चित्रकारी में इंटरेस्ट रखता था, उसने चित्रकला को लेकर बहुत सारे काम करवाए, है ना। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां के समय चित्रकला के विकास में कमी आई। मतलब मैं यूं नहीं कहूंगा कि चित्रकला का एकदम पतन ही हो गया, परंतु चित्रकला जो अकबर और जहांगीर के समय हो रही थी, वैसी चित्रकारी अब शाहजहां के समय नहीं होने लगी। शाहजहां को देवी प्रतीकों वाली अपनी तस्वीर बनाने का शौक था, जैसे उसके सिर के पीछे रोशनी का गोला। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, यह शाहजहां का फोटो है और इसके पीछे देखो आप, एक रोशनी का गोला बना हुआ है।
है ना। और देखो इधर सारे लोग जो है खड़े हैं, उसकी पूजा, उसकी वंदना कर रहे हैं। जैसे हम देवी देवताओं के फोटोज देखते हैं ना, है ना, देवी देवताओं के फोटोज देखते हैं ना, सेम उस प्रकार से जहांगीर को अपने चित्र बनवाना पसंद था, है ना। शाहजहां को अपने चित्र बनवाना पसंद था। शाहजहां का एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है, जिसमें इसको सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो कभी एग्जामिनर पूछ ले कि कौन से मुगल शासक को सूफी नृत्य करते हुए चित्र में दर्शाया गया है, तो शाहजहां को। इसके दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे मीर हासिम, अनूप, मोहम्मद फकीर, मोहम्मद फकीरुल्लाह, है ना, हुनर मोहम्मद नादिर और चिंतामणि, ये जो है इसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इस कालीन चित्रों की जो विषय वस्तु थी, देखो जहांगीर की विषय वस्तु जहां भव्य दरबार, है ना, चारित्रिक चित्रण थी, वहीं पर जो शाहजहां था, इसके शाहजहां के चित्रों की जो विषय वस्तु थी वह थी रंग महल, यमन सुंदरिया और ईसाई धर्म, है ना, इनसे संबंधित जो है चित्र शाहजहां के शासनकाल में बनते थे, है ना। मतलब यहाँ पर यूरोपीय जो चित्रकला थी उसका भी मिश्रण हो गया किसमें, मुगल कला में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं औरंगजेब, है ना। जहां शाहजहां के पश्चात औरंगजेब जो आया, हालांकि दारा शिकोह इस समय भी चित्रकार, मतलब बहुत सारे चित्र बने हैं। एक दारा शिकोह की बारात का चित्र भी हमें म्यूजियम में देखने को मिलता है। तो बहुत सारे चित्र हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम प्रारूप वाइज बात करें, है ना, कि आखिर में क्या क्या प्रारूप बदले मुगल काल में, तो फिर औरंगजेब जो आया तो इसका काल मुगल चित्रकारी का पतन का काल था। कहा जाता है कि ये चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। इसका मानना था कि भाई कुरान में चित्र बनाना जो है वो अवैध है कुरान के अनुसार, है ना। तो ये चित्रकारी को सही नहीं मानता था कौन, औरंगजेब। और ऐसा कहा जाता है कि इसने बहुत सारे चित्रों पर भी चूना पुतवा दिया था, कि कहीं महल पर, है ना, कहीं अकबर के मकबरे आदि जगह पर जो चित्र बने थे उन पर भी इसने चूना पुतवा दिया था। ये चित्रकारी को अवैध मानता था, सही नहीं मानता था। अब हुआ क्या कि इसके राज दरबार में जो चित्रकार थे, मतलब जो शाहजहां और जहांगीर, इनके राज दरबारों में जो चित्रकार लोग थे, अब औरंगजेब ने तो एकदम से चित्रकारी पर बैन ही लगा दिया। जैसे आप समझ लो कि जैसे भारत में अभी क्रिकेटर हैं, है ना, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब भारत सरकार अचानक क्रिकेट को बंद कर दी कि भाई भारत में अब क्रिकेट जो है वो कोई स्पोर्ट नहीं है, कहीं पर भी नहीं खेला जाएगा। अब स्थानीय स्तर पर खेलते रहे, है ना, ये अब कोई हमारा राष्ट्रीय स्तर का खेल नहीं है ना, भारत में क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। तो अब जो भारतीय क्रिकेटर हैं, अब उनका भविष्य क्या होगा, वो अपना भविष्य ढूंढने के लिए दूसरे देशों की ओर बढ़ेंगे ना। हो सकता है कि जो भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं वो भारत छोड़कर किसी दूसरे देश की तरफ खेलने लग जाए। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हुए भी हैं, है ना, जो कभी दूसरे देश की तरफ खेलते थे, उस देश में उनका भविष्य नहीं उनको दिखा तो वो दूसरे देश में क्रिकेट खेलने चले गए, है ना, जिनमें भारत के भी क्रिकेटर हैं। आपने भी नाम सुना होगा, काफी सुर्खियों में थे, उन्मुक्त चंद, है ना, जो यूएसए की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। और अभी यूएसए की जो T20 वर्ल्ड कप की टीम है उसमें उनका चयन होना था पर नहीं हो पाया, है ना, जो भारत की तरफ से भी खेलने। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो जो चित्रकार मुगल दरबार की शोभा थी वो भी अपने भविष्य को देखते हुए क्षेत्रीय राजाओं के दरबार में चले गए। कोई राजपूतों के यहाँ आकर बस गया, कोई किसी अन्य शासक के वहां जाकर बस गया, मुगल दरबार को छोड़कर। तो अब औरंगजेब के पश्चात क्या हुआ कि जो जो चित्रकार क्षेत्रीय शासकों के वहां जाकर बस गए, उन्होंने वहीं पर चित्रकारी शुरू कर दी। और वहीं पर चित्रकारी शुरू कर दी तो अब चित्रकारी तो की, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई राजा हैं, जिस राजा के राज दरबार में रह रहे हैं तो चित्र किसी और राजा का बनाएंगे, उसी राजा का चित्र बनाएंगे ना। राजपूत शासकों के वहां है तो राजपूत शासकों की जो संस्कृति है, राजपूतों की जो संस्कृति है उसी का चित्र बनाया जाएगा, है ना। तो उन चित्रकारों ने वहीं पर राज दरबारों में रहते हुए चित्रकारी की, जिससे कि बहुत सारी चित्रकारी की क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ, है ना। तो बहुत सारी क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास होता है औरंगजेब के शासनकाल या उसके पश्चात, है ना। और ऐसा होने के पीछे का मैंने कारण भी बता दिया कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ मुगल कालीन चित्रकला में देखी कि आखिर में मुगल कालीन चित्रकला का क्या प्रारूप था और किस प्रकार से ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। मुगल काल में
जो चित्रकारी होती थी बहुत सारे रंगों का प्रयोग होता था, है ना। लाल रंग, केसरिया रंग, हरा रंग, है ना, काला रंग, है ना, इन सारे रंगों का प्रयोग होता था। पेपर कागज पर चित्र बनाए जाते थे। सोने और चांदी का चूर्ण बनाकर, है ना, सोने और चांदी का चूर्ण बनाकर उस चूर्ण को रंग में मिलाकर पेंटिंग की जाती थी, ताकि जो पेंटिंग है वो आकर्षक दिखे। बहुत बारीकियां थी चित्रों में, है ना। देखो आप यहाँ चित्रों में देख भी सकते हैं, है ना, ये कुछ चित्र में बताता हूँ आपको, है ना। जैसे इस चित्र को आप देखें, देखो कितनी बारीकी से पूरे चित्र बने हैं, मतलब कितनी बारीकियों का ध्यान रखा गया है चित्रकारी में। आप इस चित्र में देखें, देखो एक पेड़ है, छोटी छोटी पत्तियों को बनाया है। यहाँ पर आप देखिए पूरी मेहराब की बारीक बारीक डिजाइनों को चित्र में बनाया है ना। यहाँ पर कोई दरी वगैरह है ना। तो देखो आप यहाँ पर जो फूल हैं, बारीक बारीक डिजाइन है, इनको भी चित्रकार ने बनाया है। मतलब बारीक बारीक चीजों की भी चित्रकारी हुई है। और चित्रकारी करने में जो ब्रश यूज होता था, वो ब्रश बिल्ली जो होती है या गिलहरी जो होती है, गिलहरी की जो पूंछ होती है, या बिल्ली के बच्चों की जो बाल होते हैं, या बिल्ली की जो पूंछ होती है पिछला हिस्सा, है ना, उसको लेकर उससे ब्रश बनाए जाते थे, उन बालों से ब्रश बनाए जाते थे, है ना, जिससे ये चित्रकारी की जाती थी, है ना। तो बड़ी अ, विशेषताएं हैं ये मुगल कालीन चित्रकला की, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। बड़े आकर्षक चित्र जो हैं मुगल काल में बनते थे, और ये हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत है। आज भी मुगल शैली में बने या मुगल काल में बने चित्र हमारे भारतीय संग्रहालयों के साथ साथ विश्व के और भी जो भारत से बाहर जो म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, वहां पर भी इन चित्रों को संग्रहित करके रखा गया है। चाहे वो लंदन के हो, चाहे किसी और देश के संग्रहालय हो, वहां पर भी मुगल चित्र जो है वो उपलब्ध हैं। और आज के जो चित्रकार हैं उन चित्रों को देखते हैं, और उन चित्रों को देखकर उन चित्रों को सीखते हैं, जो हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मुगल कालीन चित्रकला को हमने देखा। अब मुगल काल के पश्चात भारत में अंग्रेज आ गए, आप सब जानते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कई सारी चित्रकला की शैलियां उत्पन्न होती हैं। कई सारी मतलब चित्रकला जो है अब स्थानीय स्तर पर हमें चित्रकला में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगली जो हमारी क्लास होगी, हम उसमें स्थानीय स्तर पर जो चित्रकारी हुई, जैसे जैन शैली, राजपूत शैली, है ना, इस प्रकार से जो चित्रकला की जो स्थानीय शैलियां रही, हम उन स्थानीय शैलियों पर बात करने वाले हैं, स्थानीय शैलियों को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कीजिएगा।